वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम तैयारी कर रहे हैं सीटेट साइंस की और हमने अपने सारे टॉपिक पढ़े हैं डिटेल में, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे साइंस के, पेडागोजी के हो चाहे, उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर वो नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखें। और लास्ट में अब ये हमारे प्रैक्टिस सेट के सेशन चल रहे हैं, जिसमें आज हमारा 18th प्रैक्टिस सेट होने वाला है और जिसमें फिर से हम एनसीईआरटी के कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके आने वाले सीटेट में बहुत मदद करेंगे। प्रैक्टिस सेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो सारे प्रैक्टिस सेट देखने हैं। इनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर आप प्लेलिस्ट में पर्टिकुलर जाकर आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ टाइम। समय की माप के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जा सकता। देखिए यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्लिंकिंग ऑफ आइज, आंखों का फड़कना, क्योंकि एक निश्चित समय के बाद नहीं होता और इसके माध्यम से हम समय को मेज़र नहीं कर सकते। बाकी शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द डे, जी हाँ, दिन के दौरान जो वस्तु की छाया बनती है वो एक निश्चित समय अंतराल से ही होती है कि सुबह के टाइम छाया कैसी होगी, दोपहर में जब सूरज आपके ऊपर होता है तो छाया आपको दिखाई नहीं देती, शाम को और ढल जाती है। तो शेडो जो होती है उससे हम मेजरमेंट ऑफ टाइम करते हैं। और पहले ज़माने में होता था सिंपल पेंडुलम, लोलक के माध्यम से तो समय मेज़र होता है, क्योंकि एक वो निश्चित अंतराल के बाद अपनी जगह पर आता रहता है, जाता रहता है। लीकिंग टैप से भी हम कर सकते हैं, क्योंकि जो नल होता है ना वो लीक करता है ना, तो उसमें जो पानी निकलता है वो एक निश्चित अंतराल के बाद उसमें से निकलता रहता है। तो वहाँ से भी हम मेजरमेंट ऑफ टाइम कर सकते हैं। लेकिन जो जिससे हम नहीं मेज़र कर सकते वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्लिंकिंग ऑफ आइज, क्योंकि एक निश्चित समय अंतराल पर नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। 3 bulbs A, B, C are connected in a circuit as shown in figure when the switch is on। तो हमें बताना है कौन सा बल्ब जलेगा। देखिए ये एक पूरा सर्किट है, परिपथ है, इसमें अभी स्विच ऑफ है, लेकिन जब स्विच को ऑन करेंगे तो होगा क्या, यहाँ पर तीनों बल्ब एक साथ जल जाएंगे। जैसा कि आप अपने घर में भी देखते हैं, ऐसा तो नहीं है कि सब अलग अलग समय पर जल रहे होते हैं, सब एक साथ जल जाते हैं। तो जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे तो जो तीनों बल्ब हैं वो एक साथ हमारे जो हैं वो जल जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑल द बल्ब ए, बी एंड सी विल ग्लो एट द सेम टाइम, क्योंकि जो करंट होगा ना वो तार से बिल्कुल इक्वल अमाउंट में एक साथ निकलेगा और वो तीनों बल्ब को जला देगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अ बस ट्रेवल 54 किलोमीटर इन 90 मिनट, द स्पीड ऑफ बस इज। एक बस 90 मिनट में 54 किलोमीटर की यात्रा करती है, तो हमें बस की गति बतानी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय। अब देखिए जो ऑप्शन है वो हमारे मीटर पर सेकेंड में है, यहाँ पर डिस्टेंस हमारा किलोमीटर में है, तो हम इसको मीटर में करेंगे तो 1000 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया डिस्टेंस हमारा मीटर में। और टाइम जो ऑप्शन में है वो सेकंड में है और यहाँ पर हमें मिनट में दिया है, और इसको सेकंड में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अब जो हमारा मात्रक है, यूनिट है, वो बिल्कुल सही बन गया है, मीटर पर सेकंड। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट हो गए, 6 9 जा 54 हो गया, ठीक है। और ये 9 से 9 कट हो गया, तो आप बचा कितना, खाली ये 10 बचा। तो आंसर हो जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड, दैट इज ऑप्शन बी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिकॉशंस नीड नॉट बी टेकन वाइल यूजिंग इलेक्ट्रिक गैजेट, अप्लायंसेज या सर्किट। निम्नलिखित में से कौन सी सावधानियां बरतने की आवश्यकता नहीं है बिजली का उपकरण या सर्किट का प्रयोग करते समय। वी शुड नेवर टच अ लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड टू द मेन। जी हाँ, ये तो प्रिकॉशन हमें लेनी चाहिए कि कभी भी हमें जो मेन से डायरेक्ट कनेक्टेड बल्ब है उसको टच नहीं करना चाहिए, ये तो प्रिकॉशन लेनी है। और ये पूछ रहा है कौन सी प्रिकॉशन नहीं लेनी है। वी शुड नेवर एक्सपेरिमेंट विद द इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्रॉम द मेन और अ जनरेटर और एन इन्वर्टर। जी हाँ, वहाँ पर हमें कभी भी एक्सपेरिमेंट कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उससे जो मेन से लाइट आती है वो काफ़ी हाई होती है और उससे शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ तो हमें प्रिकॉशन करनी चाहिए। वी शुड नेवर यूज़ जस्ट एनी वायर और स्ट्रिप ऑफ मेटल इन प्लेस ऑफ फ्यूज़। जी हाँ, ये प्रिकॉशन भी हमें लेनी चाहिए कि हमें फ्यूज़ की जगह ऐसा नहीं कि कोई भी वायर वगैरह स्ट्रिप वगैरह यूज़ कर लें, उससे भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है, आपको करंट लग सकता है। तो वो प्रिकॉशन भी हमें लेनी चाहिए। और ये पूछ रहा है कौन सी प्रिकॉशन नहीं लेनी चाहिए। वी शुड नेवर टर्न द स्विच इन ऑन पोजीशन। ये कोई प्रिकॉशन की बात नहीं हो रही है। स्विच है, अगर कोई ऑन जला छोड़ दिया है तो वो कोई एक प्रिकॉशन नहीं है कि हम कोई गैजेट यूज़ कर रहे हैं तो उसमें प्रिकॉशन लेनी है। तो यही यहाँ पर गलत होगा। वी शुड नेवर टर्न द स्विच इन ऑन पोजीशन। हाँ, उससे बैटरी डाउन हो सकती है, लेकिन वो कोई एक प्रिकॉशन के अंदर नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ पर बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ कॉपर वायर ए बी एज शोन इन फिगर द वायर। जब एक विद्युत धारा तांबे के तार ए बी से प्रवाहित होती है तो चित्र में दिखाया गया है तार क्या करेगा। देखिए तार ए बी है और जब हम इससे करंट को पास कराएंगे तो हमें बताना है क्या होगा। बिकम रेड हॉट। ये रेड हॉट तो होगा नहीं क्योंकि बिल्कुल सही तरह से कनेक्टेड है, तो रेड हॉट वाली तो कुछ बात यहाँ पर है नहीं। ये इलेक्ट्रिक शॉक देगा। अरे भाई इलेक्ट्रिक शॉक क्यों देगा, ये ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। बिहेव लाइक अ फ्यूज। ये फ्यूज की तरह क्यों कार्य करेगा, ये तो एक परिपथ है, सर्किट है, तो ये फ्यूज की तरह बिल्कुल व्यवहार नहीं करेगा। यहाँ पर क्या होगा, अगर आप मैग्नेटिक निडल, मैग्नेटिक चुंबकीय सुई को लेकर इसके पास आएंगे तो वो विक्षेपित हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, चुंबकीय प्रभाव होता है कि जब विद्युत धारा अगर किसी तार में से प्रवाहित हो रही है, जैसे कॉपर है, तांबे का तार है, तो उसके पास जब अगर हम मैग्नेटिक निडल लेके आएंगे तो वो विक्षेपित हो जाएगी, वो हिलने लगेगी। क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, और इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीटेट के एग्ज़ाम के लिए। अमन वॉक टू हिज स्कूल विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर फ्रॉम हिज होम इन 30 मिनट। अमन अपने स्कूल जाता है जो 3 किलोमीटर की दूरी पर है और जाते वक्त जो समय लगता है उसको 30 मिनट लगता है। ऑन रीचिंग ही फाइंड दैट द स्कूल इज़ क्लोज। जब वो स्कूल पहुंचता है पता चलता है कि स्कूल बंद है, तो वो वापस आ जाता है साइकिल से अपने फ्रेंड के साथ, और अपने घर आने में कितना समय लेता है, 20 मिनट का समय लेता है। और क्वेश्चन में एवरेज स्पीड पूछ रहा है, औसत गति पूछ रहा है, वो भी किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, अब देखिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैंने कितनी बार बताया है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी क्या होगी, जाते वक्त की दूरी जो 3 किलोमीटर थी, आते वक्त भी रास्ता तो वही होगा, तो दूरी आपकी 3 किलोमीटर ही होगी, तो टोटल दूरी तो 6 हो गई। ठीक है, टोटल समय क्या होगा, देखिए ये मिनट में है तो हम इसको घंटे में करेंगे क्योंकि आंसर किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो 30 मिनट का क्या होगा, आधा घंटा। तो जाते वक्त तो उसको आधा घंटा लगा, आते वक्त उसको 20 मिनट लगा, और जब हम इसको काटेंगे 20/60 करेंगे, घंटे में बनाएंगे, तो ये कितना बन जाएगा आपका 1/3 बन जाएगा। और जब मैं इनका एलसीएम लूँगी तो नीचे 6 आ जाएगा और ऊपर 5 हो जाएगा, तो ये हो गया 6/5/6। और जब 5/6 को ऊपर लेकर जाएंगे तो वो हो जाएगा 6 × 6/5, 6 6 36/5। और जब यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे 5 7 35 और 10 हो जाएगा, 5 2 10, तो 7.2 किलोमीटर पर आवर जो है वो आपकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ प्लांट टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पौधों के निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रजनन में भाग लेते हैं, ये हमें बताने हैं। देखिए फ्लावर तो लेता है, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, और जो वहाँ पर ओवरी होती है ना, वो आपका फ्रूट बन जाती है, तो फ्रूट भी पार्टिसिपेट करता है, और जो ओव्यूल्स होते हैं वो आपके सीड होते हैं। तो ये तीनों पार्ट करते हैं आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। फ्रूट भी हो जाएगा, सीड भी हो जाएगा, और फ्लावर भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। बाकी जो ब्रांच होती है, जो शाखा होती है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई काम नहीं करती। तो याद रखिए फ्लावर, सीड और फ्रूट ये तीनों के तीनों पार्ट हैं किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द आई ऑफ द पोटैटो प्लांट इज वॉट। आलू के पौधे की आंख क्या है। सेम उसी तरह से बड इज टू द ब्रायोफाइलम लीफ होगा, जैसे कली ब्रायोफाइलम की पत्तियों के लिए होती है। यहाँ पर बात किसकी हुई है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की बात हुई है, वनस्पतिक प्रबंधन की बात हुई है। उसमें क्या होता है, पौधे के किसी अंग से दूसरा पौधा उग जाता है। जैसे पोटैटो होता है ना, आलू, उसकी जो आंख होती है जो बड की तरह होती है, उसमें उसके हिस्से को अगर हटाकर दोबारा बो दिया जाए ज़मीन में गाड़ के, तो एक नया आलू का पौधा वहाँ पर आ जाएगा। सेम ऐसे ही जो ब्रायोफाइलम पत्थर चट्टा होता है, उसकी पत्तियों में भी किनारे पर क्या होती है, छोटी छोटी बड होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, और जब वो नीचे गिर जाती हैं तो उनसे क्या होता है, नया पत्थर चट्टा, नया ब्रायोफाइलम का जो पेड़ है ना, वो उग जाता है। तो वो आपका अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। तो दोनों एक ही जैसी चीज़ है। जैसे आई ऑफ द पोटैटो है, पोटैटो के लिए सेम ऐसे ही बड कार्य करती है, किसके लिए,
ब्रायोफाइलम पत्ती के लिए, लीफ के लिए, क्योंकि वहाँ पर भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, अलैंगिक जनन होता है और वनस्पतिक प्रबंधन वहाँ पर कार्य करता है। और ब्रायोफाइलम लीफ के बारे में हमने पहले भी काफ़ी कुछ पढ़ा है, तो यही ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। रूट इज टू एनी प्लांट, रूट तो पोषक देती है। बड इज टू फ्लावर, बड से तो फ्लावर और आगे चल के बढ़ जाता है, उससे कोई नया पौधा नहीं उग रहा। एंथर टू द स्टेमन, ये तो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आ गए, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द ओवरीज ऑफ डिफरेंट फ्लावर में कंटेन, विभिन्न फूलों के अंडाशय में हो सकते हैं क्या? ओनली वन ओव्यूल, मैनी ओव्यूल, वन टू मैनी ओव्यूल, ओनली टू ओव्यूल। यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वन टू मैनी ओव्यूल। एक से कई अंडाणु हमें फूलों के अंदर देखने मिलते हैं। देखिए फूलों के अंदर होती है ओवरीज, हमारा अंडाशय होता है जो कि आपका फ्रूट बन जाता है, फल बन जाता है, ठीक है। और उस ओवरी के अंदर क्या होते हैं? अंडाणु होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं, जो आपके बीज बनते हैं। तो वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, किसी में ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा वन टू मैनी, ऑप्शन नंबर सी, एक से कई अंडाणु हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, लीला ऑब्जर्व दैट अ पॉन्ड विद क्लीन वाटर वॉज कवर्ड विद अ ग्रीन एल्गी विद इन अ वीक, वाई विच मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन डिड द एल्गी स्प्रेड सो रैपिडली। लीला ने देखा कि एक सप्ताह के भीतर साफ पानी के स्थान पर तालाब में हरे शैवाल जो है वो ढक जाता है। प्रजनन की किस विधि द्वारा शैवाल इतनी तेजी से फैलता है, ये हमें बताना है। देखिए जो शैवाल फैलता है ना, वो फ्रैगमेंटेशन, विखंडन के माध्यम से होता है। वो ब्रेक डाउन होते रहते हैं, विखंडित हो जाते हैं और वो फैलते रहते हैं सारे में। बडिंग जो होती है वो आपकी हाइड्रा में होती है, जिसमें क्या होता है, एक हाइड्रा के अंदर से ही बड निकलती है और वो फिर उसमें से अलग हो जाकर नया हाइड्रा बना देती है, तो वो आपका बडिंग है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो आपका फ्लावर के माध्यम से हो गया। पॉलिनेशन क्या होता है, परागकण क्या होता है, ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही होता है। जब एक फ्लावर के जो क्या होता है, पोलन ग्रेन जो होते हैं मेल एंथर से फीमेल के स्टिग्मा में जाते हैं फ्लावर में, तो वो आपका पॉलिनेशन होता है। एक सेल्फ पॉलिनेशन होता है, एक क्रॉस पॉलिनेशन होता है, जब एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जाते हैं, जैसे इंसेक्ट वगैरह के माध्यम से या हवा के माध्यम से उड़कर। क्या होगा कि जो पराग कण है ना, वो एक फ्लावर के क्या होगा, उड़ के दूसरे फ्लावर में पहुंच जाएंगे और वो उस तरह से भी रिप्रोड्यूस कर लेंगे। तो ये सब पॉलिनेशन के अंदर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, फ्रेगमेंटेशन, विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, और ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है फिर से। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ प्लांट टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, निम्नलिखित में से कौन से भाग यौन प्रजनन में भाग लेते हैं? अभी मैंने बताया था फ्लावर लेता है, फ्लावर में जो ओवरीज होती है वो फ्रूट बनाती है, सीड जो उसके अंदर ओव्यूल होते हैं, तो ये तीनों ही पार्ट लेते हैं, फ्लावर, सीड और फ्रूट। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है पौधों में लैंगिक प्रजनन या जनन के लिए? देखिए प्लांट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड, जी हाँ ये बात सही है। लैंगिक जनन में पौधे जो होते हैं वो बीज से प्राप्त होते हैं, क्योंकि फ्लावर के अंदर ओवरीज होती है जो कि फ्रूट बनती है, और फ्रूट के अंदर ही क्या होते हैं, जो ओवरीज होती है उसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं, बाकी बाद में जाके वो डेवलप हो जाते हैं किसमें, सीड में। तो प्लांट जो है वो सीड से ऑब्टेन होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ये बात बिल्कुल सही है। टू प्लांट आर ऑलवेज एसेंशियल, ये बात सही नहीं है। एक प्लांट के अंदर ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, वो आपका सेल्फ पॉलिनेशन होता है, कि उसी का जो फ्लावर है, उसी का जो मेल एंथर का जो पोलन ग्रेन है ना, वो फीमेल के स्टिग्मा में जाएगा, तो वहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। एक ही प्लांट की आवश्यकता ही होगी, ज़रूरी नहीं है कि हर बार दो प्लांट की आवश्यकता हो, तो ये तो हो गया गलत। फर्टिलाइजेशन कैन ऑकर ओनली आफ्टर पॉलिनेशन, ये बात बिल्कुल सही है। परागण के बाद ही निषेचन हो सकता है, पहले पॉलिनेशन होता है। पहले जो पोलन ग्रेन होते हैं मेल एंथर के, वो फीमेल स्टिग्मा में जाते हैं, उसके बाद ही आपका फर्टिलाइजेशन, निषेचन होता है, ये बात सही है। ओनली इंसेक्ट आर द एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, केवल कीट जो हैं वो परागकण के कारण, जी नहीं, हवा के माध्यम से भी जो एंथर होते हैं वो उड़कर फीमेल के स्टिग्मा में दूसरे प्लांट में चले जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है इंसेक्ट ही एजेंट हो, हवा है, दूसरे जानवर हैं, वो भी एजेंट होते हैं, उन पे वो चिपक जाते हैं, फिर जाकर दूसरे पौधे पर चले गए, तो ओनली इंसेक्ट एजेंट होंगे, तो ये बात भी सही नहीं है। तो ये पूछा था कौन से स्टेटमेंट ट्रू है, तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट ट्रू है, जो कि हमारा ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया, फर्स्ट एंड थर्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा पेडागोजी से है, क्वेश्चन नंबर 13, साइंस इज कंसिडर्ड टू बी क्वेश्चनिंग, एक्सप्लोरिंग, डूइंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैरिड आउट बाय दीपिका इन टीचिंग ऑफ साइंस इज बेस्ट सूटेड टू सेटिस्फाई दीज क्राइटेरिया। विज्ञान को प्रश्न करना, खोजबीन करना, स्वयं करना और अन्वेषण करना, खोज करना माना जाता है। विज्ञान शिक्षण के समय दीपिका द्वारा कराए गए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से सबसे उपयुक्त कौन सा होगा जो सारी इन चीज़ों को सेटिस्फाई करेगा। यूनिट टेस्ट तो कभी होगा नहीं, तो ये ऑप्शन हो गया बाहर। ग्रुप डिस्कशन हो सकता है क्योंकि इसमें बच्चे क्वेश्चनिंग वगैरह करेंगे। डिबेट भी नहीं होगा क्योंकि डिबेट में बच्चे कुछ भी एक्सप्लोर खुद से नहीं करेंगे। यहाँ पर डूइंग की बात भी हो रही है, तो डिबेट हो गया बाहर। सबसे बेस्ट होगा यहाँ पर प्रोजेक्ट वर्क ऑन नेचर ऑफ साउंड, ध्वनि की प्रकृति पर उन्होंने एक प्रोजेक्ट परियोजना कार्य दे दिया, क्योंकि प्रोजेक्ट में क्या होता है, बच्चे आपस में या टीचर से भी क्वेश्चन करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, नए नए आइडिया बताएंगे, खोजबीन करेंगे, खुद से चीज़ों को करेंगे और उनको इन्वेस्टिगेट भी करेंगे। जब बच्चों को प्रोजेक्ट दिए जाते हैं तो यहाँ पर बेस्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोजेक्ट वर्क देना। इससे जो साइंस के जितने भी क्राइटेरिया हैं वो फुलफिल किए जा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ एनसीएफ 2005 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक इन साइंस ले ग्रेटर एम्फेसाइज ऑन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के आधार पर एनसीईआरटी की विज्ञान की पुस्तकों में अधिक बल दिया जाना चाहिए। किस चीज़ पर, ये हमें बताना है। देखिए, रोट लर्निंग को देखकर आप इस ऑप्शन को बाहर मत कर देना। यहाँ पर लिखा है डिस्करेजिंग, रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करना, उसको बाहर करना। जी हाँ, यही तो एनसीईआरटी का एनसीएफ द्वारा मोटिव है, तो ये तो सही होगा। इस पर एम्फेसाइज किया गया है कि बच्चों को रटने की जो प्रवृत्ति है उनमें से उसको हटाया जाए और साइंस में तो करके सीखने पर, खुद से करने पर, एक्टिव पार्टिसिपेशन, बच्चे खुद से इन्वॉल्व हों, उन चीज़ों पर ज़्यादा बल दिया जाता है। तो ये तो हो गया बात सही। मेंटेनिंग शार्प बाउंड्रीज बिटवीन डिफरेंट डोमेन ऑफ साइंस कैरिकुलम, जी नहीं, बच्चे खुलकर यहाँ पर अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, कहीं भी आते हैं जाते हैं, खोजबीन करते हैं, तो एक क्षेत्र निर्धारित नहीं हो सकता, तो ये बात हो गई यहाँ पर गलत। प्रोवाइडिंग एक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट, जी हाँ, सक्रिय अधिगम अनुभव प्रदान करने, जो चीज़ रियल में हो रही है उन चीज़ों को बताना चाहिए, उनसे खुद करने के मौके देने चाहिए, लैब में भेजना चाहिए बच्चों को, एक्टिवली वो पार्टिसिपेट करें, यही तो साइंस में होता है, तो ये चीज़ होगी सही। लर्निंग एक्सटेंड डेफिनेशन, डेफिनेशन की जब भी बात आ जाती है तो वो तो चाहे साइंस हो या कोई भी सीटेट में किसी भी क्वेश्चन में हो, परिभाषाओं को बैन किया गया है, तो ये भी सही नहीं होगा। तो यहाँ पर सही क्या होगा, डिस्करेजिंग रोट लर्निंग और प्रोवाइडिंग एक्टिव लर्निंग, ए और सी, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन में है, तो सेकंड ऑप्शन हो गया यहाँ पर सही। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हैंड ऑन एक्टिविटीज़ एंड प्रोजेक्ट फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लर्निंग ऑफ साइंस, दीज लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्राइमरली एम एट। हस्त सिद्ध क्रियाकलाप और परियोजनाएं विज्ञान सीखने के अभिन्न अंग हैं। इन अधिगम अनुभवों का मुख्य उद्देश्य है क्या, ये हमें बताना है। हैंड ऑन एक्टिविटीज़ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसमें क्या होता है, बच्चे खुद से करते हैं, उनको करने के मौके दिए जाते हैं। हैंड ऑन का मतलब अपने हाथों से, हस्त, अपने हाथों से खुद चीज़ों को करना, ठीक है, वो साइंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका उद्देश्य क्या है ये हमें बताना है, उसका पर्पस क्या है। असेसिंग द स्टूडेंट ऑन प्रैक्टिकल स्किल, जी नहीं, प्रायोगिक कौशलों पर छात्रों का मूल्यांकन करना। यहाँ पर मुख्य कारण ये नहीं है कि हम बच्चों से जो हैंड ऑन एक्टिविटीज़ हैं वो खाली इसलिए करा रहे हैं कि हमें उनका मूल्यांकन करना है, जी नहीं, ये तो सही नहीं होगा। कीपिंग द स्टूडेंट एंगेज्ड ऑल द टाइम, हम उनसे कार्य खुद से इसलिए करा रहे हैं ताकि वो हर समय व्यस्त रहें, जी नहीं, ये सही नहीं होगा। मेंटेनिंग डिसिप्लिन, डिसिप्लिन होगा लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में, तो बच्चे खुलकर अपने आप नहीं कर पाएंगे, वो डरे डरे रहेंगे। विस्तृत, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट फॉर एक्सटेंडेड लर्निंग, जी हाँ, विस्तारित अधिगम के लिए छात्रों को अवसर प्रदान करना। यहाँ पर जब बच्चे हैंड ऑन एक्टिविटीज़ करते हैं तो वो नई नई चीज़ें सीखते हैं, उनके जो सीखने का दायरा है वो बढ़ता है, एक्सटेंड करते हैं अपनी लर्निंग को, उनका जो अधिगम है वो विस्तारित होता है, वो नई नई चीज़ें सोचते हैं। जब खुद करते हैं तो उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, इस तरह की चीज़ें जब वो खुद से करते हैं उस तरह की अपॉर्चुनिटी वहाँ उनको मिल जाती है कि एक्सटेंड लर्निंग हो उनकी, तो ऑप्शन नंबर डी ही जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे 15 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सबको लाइक ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर करा करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो भी ज़रूर करें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।